हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आज हम लोग जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। और ये साइंस के जो टॉप 20 क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। मतलब साइंस के तीनों सब्जेक्ट से जो है ये मॉक टेस्ट बनाया गया है। और ये जो है अपने 72वीं बीपीएससी, टीआरई 4 या एईडीओ या बिहार एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएस या एसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं। इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो है मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर है विद्युत धारा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकी, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये जो है 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, आपको ये याद रखना है। और मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। और अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी है। तो इसका सही उत्तर है तरंगदैर्घ्य। जो एंगस्ट्रॉम है, इसकी इकाई जो होती है वो तरंगदैर्घ्य होती है। अब तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में। और इसका प्रतीक क्या होता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो पहला है एमीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, तीसरा है क्लिनोमीटर और चौथा है ओडोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडोमीटर। जो ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। और क्लिनोमीटर का जो है उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। और स्पीडोमीटर का प्रयोग गति को मापने के लिए किया जाता है तथा एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आपको जो है बाकी का भी आपको पता चल गया कि किसका एमीटर का क्या प्रयोग है, स्पीडोमीटर का क्या यूजेज है। वहाँ अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध या एक से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये पूछा है सुमेलित नहीं है। अपने उत्तर पे देखते हैं व्याख्या कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक निम्न मतलब लो विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है वो निम्न विद्युत धारा को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर तथा एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल का प्रत्यक्ष मापन नहीं करता, बल्कि मानक सेल से तुलना करके उसका सही विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या हैं। तो तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब एक से अधिक। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार तीरंदाजी तथा अंतरिक्ष रॉकेट जो है, तीरंदाजी ये वाला और अंतरिक्ष रॉकेट, ये दोनों जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करते हैं। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, केपलर। इसका सही उत्तर गैलीलियो है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था और उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति या स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम का प्रतिपादन किया। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि धरती की
घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या दोगुना हो जाएगा, या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी, घट जाएगा। किसी घूर्णन करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कार्य करता है, और यह बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल प्रभाव घूर्णन से आता है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना है? तो 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जिसे जी से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एक सदिश राशि का उदाहरण है। अब अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का व्यक्तीकरण। अब व्याख्या देख लेते हैं कि दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश तरंगों के व्युत्कीकरण इंटरफेरेंस के कारण सुंदर एवं रंगीन दिखाई देती है। एक ठोस के सीधे गैस से परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ आपको याद करना है, द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ठोस से सीधा गैस में, द्रव में नहीं, ये आपको याद रखना है। वहीं गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन निक्षेपण या डिपोजिशन कहलाता है। जैसे सर्दियों में जल वाष्प गैस का सीधे बर्फ में बदलना। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक परमाणु का केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या न्यूक्लियस, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है, और नाभिक न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, और प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त कण है तथा धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है लगभग एक समान 1.67 × 10⁻27 kg होता है, और इनकी खोज क्रमशः जो है ई गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक ने के द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रश्न आता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक के द्वारा। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जे थॉमसन। जिसका सही उत्तर है जे थॉमसन। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे थॉमसन थे, जो 1898 ईस्वी में उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए, उदाहरण प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग, उसके बाद तरबूज वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं।
प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान की संख्या में, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, या परमाणु की संख्या में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? द्रव्यमान संख्या में। समान परमाणु संख्या वाले तत्व जो है समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, जैसे प्रोटॉनों की संख्या होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वो जो है समस्थानिक कहलाते हैं, तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। और आपको ये बात याद रखना है कि समान परमाणु भार वाले जो तत्व है वो समभारिक, और समस्थानिक तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है। जो समस्थानिक तत्व होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न होती है। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है पानी का उबलना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ऊष्मा मुक्त होने पर जलवाष्प पुनः अपनी मूल अवस्था जल में आ जाएगा। अन्य उदाहरण बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना आदि है। मतलब भौतिक परिवर्तन क्या है? मोम का पिघलना या बर्फ़ का पिघलना भी जो है ये भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है विसरण, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोमेटोग्राफी। अब इसका व्याख्या देखते हैं कि किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को जो है क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम वर्णलेखन कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं तथा इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये फूलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों तथा उनकी कृषि का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो एक है दादुर, जिसको टोड़ बोलते हैं, या मगरमच्छ, मछली, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। जो टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप और मछली पीसीज वर्ग से संबंधित, अतः यह तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं हैं। पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। एंगलर और प्रांतल, बेंथम और हुकर, एपीडी कार्डोल, या एक से ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर है एपीडी कार्डोल। जो एपीडी कार्डोल है ये स्विस वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण तथा पद्धति विकसित की। पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों, जिसको हम लोग जाइलम एवं फ्लोएम की विशेषताओं को पहली बार जो है सुनियोजित प्रयोग एपीडी कार्डोल ने ही किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, टोनोफोरा, या प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसका सही उत्तर है आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। अब जो हम अपने अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न पे आते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन है कोशिका, अंग, उत्तक, जीव। इसका सही जो उत्तर है वो है कोशिका।
सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव जिसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कोई कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है, जबकि कोशिका की जो है संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता है। इसलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इस तरीके से जो है हमने मॉक टेस्ट 1 लगाया, जिसमें हम लोगों ने साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिक्स क्वेश्चन लगाया। आप लोग को जो है इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करना है, जिससे जो है आपकी इस ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे मॉक को लाएंगे, जिससे जो है आपको हर सब्जेक्ट पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वो सभी कवर कर लिए जाएंगे एग्ज़ाम तक। तो इसको लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।